बॉडी पियर तो पूरा यहाँ से लेके एकदम प्रॉपर ऐसे बड़े बड़े एकदम राउंड टनल भालू जैसे बना. That is called, that is not in humans now. That is a creature, but in it is found. So atomism is appearance of celestial organ. तो लेमार्क ने क्या बोला कि जिसका यूज करोगे और उनका वो आपकी बॉडी में रहेगा, जिसका यूज नहीं करोगे तो बॉडी से क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा. एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल इससे dictating membrane of his bone, then appendix, then ear pinna, taking wisdom teeth, then hairs on the body, then these canines also. Canines have become very reduced. So they are examples of vestigial organs. But in some organism, these appears. The condition is called as what? Atavism. लेकिन बाद में सडन लोगों ने बोला अरे ऐसा नहीं होता हमेशा. क्यों नहीं होता ऐसा हमेशा? पता है ऐसा हमेशा होता है क्या कि जब यूज और डिसयूज करेंगे तो कोई चीजें गायब हो जाएगी. कैसा डिस्प्रूव करते हैं चीज को. हाँ, उसे एग्जाम्पल देते हैं. क्या एग्जाम्पल देते हैं? जिराफ. कोई जिराफ जो था उसे गर्दन लंबी थी क्या? नहीं, उसे गर्दन बहुत छोटी थी. लेकिन जिस एरिया में रहता था वहां पेड़ से वो पेड़ों की हाइट बहुत ज्यादा थी. तो बेचारा रोज टायर्ड होता था. मैं ऐसे करने के अपनी गर्दन को पकड़ खाने का. लेकिन धीरे धीरे एक समय बाद ग्रेजुअली इतना इवोल्यूशन हो गया, मेरी गर्दन क्या हो गई, लंबे हो गए. अरे, होता है क्या? नहीं, क्यों नहीं होता है? जैसे आप सबके लोगों से कान में क्या है ये, इयरिंग्स. इयरिंग्स कैसे करते हो आप? तब पियर्सिंग है अपन ना. तो कानों को पियर्स किया गया, उसके बाद से आपको कानों के अंदर इयरिंग पहन पा रहे हैं. तो ऐसा तो बच्चे ने पता था कानों ऑटोमेटिकली छेद देते हैं अपने. होना चाहिए ना? होना चाहिए, होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू लेमार्क होना चाहिए. और जनरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन को कर रहा है. जनरेशन हो रहा है. लेकिन ऐसा कभी नहीं कि बच्चा पैदा होता है कानों में ऑटोमेटिकली छेद होता है. ऐसा होता है क्या? नहीं. इट इज नॉट डिस्प्रूव. इट इज नॉट necessary because evolution is based on inherited characters, not on acquired characters. So Lamarck ने बोला कि use and disuse of organs is an acquired character, not inherited. समझ रहे ना? मैंने उसको acquire किया लाइफ में. मैं अगर उसको यूज कर रहा हूँ या यूज नहीं कर रहा हूँ, डिसयूज कर रहा हूँ, तो दिस इज acquired character. This is not inherited character. और जो acquired characters है वो कभी भी आगे ट्रांसफर नहीं होते. उनके कौन से ट्रांसफर होते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर. तो ऐसे कि लेमार्क की थ्योरी को बाद में डिस्प्रूव कर दिया है ना. तो राइट डाउन अबाउट लेमार्किज्म. लेमार्किज्म. तो डार्विनिज्म देखा हमने, अभी लेमार्किज्म. तो लेमार्किज्म क्या बोलता है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. When one uses an organ excessively, it's also it will and shows modification in successive generations. आने वाली जनरेशन में आपको कुछ मॉडिफिकेशन दिखाई देंगे. Whereas disuse of organs, disuse of organ causes them to become vestigial. Example is given. So this vestigial organs is also a type of evidence in the case of evolution. कि कुछ चीज हमारे पास थी लेकिन इवोल्यूशन के दौरान वो हमारे शरीर से जा चुकी है. तो अगर हमने इवॉल्व कर लिया अपने आप को, नाउ दे आर नो मोर नीडेड इन आवर बॉडी.
This theory was disproved. उसके थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया गया, क्यों डिस्प्रूव कर दिया गया? Because acquired characters does not pass balance to offspring. Acquired characters balance से offspring में जाते नहीं है, जाते क्या balance offspring में नहीं जाते, तो because of which जो जिराफ का एग्जांपल था, जिराफ यहाँ पर है, वो इंक्रीजल लेंथ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिट कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए बाद में पता चला कि ऐसा नहीं होता है, यूज ऑफ डिसीज ऑफ ऑर्गन विल नॉट एबल टू मेक अ न्यू स्पीशीज, ये पॉसिबल नहीं है। ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए ऑर्गन की बॉडी के अंदर, है ना, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन नई स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होता, द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन इज टू फॉर्म अ न्यू स्पीशीज, स्पेसिएशन नहीं होगा इससे, चेंजेस आ जाएंगे बॉडी के अंदर हो सकता है, लेकिन नई स्पीशीज नहीं बनेगी, नई स्पीशीज नहीं बनेगी जब जेनेटिक मतलब चेंज हो, है ना? आगे बढ़ जाए, देख रहे हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर प्रिंसिपल तक पढ़ लेते हैं, कल हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन और फिर ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ के कल खत्म कर देंगे, चलेगा ना? तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में हम फैमिलीज पढ़ के सैटरडे को स्वागत, है ना? 2 दिन में फैमिलीज हो जाएगी, कितनी है, 5-6 फैमिलीज हो जाएगी, चलेगा ना? नहीं चलेगा, लोगों को फास्ट लग रहा है पढ़ा जाता है, क्यों जब इट इज फास्ट, वही फास्ट लग रहे हैं, वो फास्ट लग रहे हैं, बच्चों मतलब फास्ट लग रहे हैं पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा, हाँ फास्ट लगता है, अच्छा पहले बोलते थे चेतन, नाउ आई एम सेइंग योर टेल, यू वर टोल्ड कब से फास्ट लग रहा है, नहीं कब मैं बैठा हूँ, कब से फास्ट है, आज से फास्ट है, कल से फास्ट है, परसों से फास्ट है, कल से, तो एविडेंस पड़ा है, जेनेटिक अच्छा पड़ा है, अच्छा no you cannot, I already told you whenever you feel that I'm busy first you can tell me, because fast हो रहा है तो आप ये कर दो, I told you not to be, बोल सकते हैं आप लोग, थैंक यू, चल now I'll take this speed this now, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। चलिए बच्चों, तो हम लोग इधर पढ़ लें कि इवोल्यूशन होता कैसे है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा ना इवोल्यूशन कैसे होता है, तो हमने देखा मेनली द डार्विन इज द पर्सन हु हैज गिवन प्रॉपर थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, उससे पहले एविडेंस देख सकते हैं कि इवोल्यूशन होता है, बातें आएंगे तो उस समय एविडेंस है, तो नाउ डार्विन ने क्या बोला था कि द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड, जैसा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और वो कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी है जिनके कारण वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कोई पूछ सकता है कि ये अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आए कैसे, हाउ दिस गुड कैरेक्टरिस्टिक्स केम इनटू देम, जिस एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं, किसी के अंदर नहीं है एबिलिटीज, तो वो जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आए कहाँ से, तो एनसीईआरटी सेज कि जब डार्विन ने अपना प्रपोजिशन दिया था, तो डार्विन का ही कंटेम्पररी कौन था, मेंडल, मैं पढ़ा था ना लोगों ने, डार्विन का कंटेम्पररी साइंटिस्ट कौन था, मेंडल, तो मेंडल ने क्या हुआ था,
कि there are factors in our body. क्या थे बच्चों? Factors. और वो factors कैसे units हैं? Stable, discrete, unchangeable. है ना, वो unit बहुत stable है, वो change होते हैं क्या? नहीं. Discrete, they're very specific, they do not show blending, and unchangeable. और ये factors के कारण ही हमारी body के अंदर बहुत सारे proteins आते हैं, अधिक ही आते हैं. और ये factors के बहुत सारे variants होते हैं. Factors are genes, और genes के variants होते हैं, और genes के variants को हम लोग क्या बोलते हैं? एल. क्या बोलते हैं बच्चों? एल. अभी डार्विन को ये डीएनए बीने कुछ पता नहीं. डार्विन को डीएनए पता है ना, स्ट्रक्चर पता है ना, एल पता है, उसको कुछ नहीं पता है. उसे तो क्या बोल दिया है कि वेरिएशंस काउंट्स. अब डार्विन बोल रहा है कि वेरिएशंस आते हैं. क्यों आते हैं वेरिएशंस? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. तो डार्विन हैज प्रपोज्ड द कॉज ऑफ इवोल्यूशन इज वेरिएशन. डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के लोगों के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, और ये वेरिएशंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. एनवायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं. तो बताइए, एनवायरमेंट में चेंज आएगा, उससे जो वेरिएशंस आएंगे वो एक रात में चेंज आ जाएंगे. मतलब कल सर्दी सर्दी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आज एक नया सीरीज बन जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं. वेरिएशन will come suddenly? No. एनवायरमेंट चेंज होगा तो जो वेरिएशंस आएंगे वो वेरिएशंस ग्रेजुअल होंगे कि फास्ट होंगे, मतलब कि सडन होंगे कि ग्रेजुअल होंगे? ग्रेजुअल होंगे ना. एनवायरमेंट चेंज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आज यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन आती है कि भैया पानी अभी यहाँ पे आना बंद हो गया है. आसपास जितनी नदियां हैं वो सूखना चालू होती है, जो जंगल है आसपास वो खत्म होना शुरू होता है. हमारे पास जो खाने के लिए पहले क्रॉप्स थे वो क्रॉप्स अभी अवेलेबल नहीं है. तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी बॉडी में ज्यादा एडेप्टेशन नहीं आएगा, लेकिन हमारी जो सबसे जनरेशन आएगी उनकी बॉडी में एडेप्टेशन होगी, ताकि उनकी बॉडी कम वाटर क्वांटिटी में सर्वाइव कर सकती है. यस. तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को इस तरीके से एडेप्ट कर दिया कि इवन तो पानी ज्यादा नहीं मिले, लेकिन कम पानी के अंदर भी शरीर चल रहा है. जैसे हम लोग ऊँट है किस लेते हैं, क्या करता है ऊँट? बहुत सारा पानी पीता है और स्टोर कर लेता है. तो उसने अपनी बॉडी के अंदर क्या लेके आ गया, ये वेरिएशन. और ये वेरिएशन किससे कारण आया? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एनवायरमेंट. तो ये चेंजेस ग्रेजुअली की सडन चेंजेस है. ग्रेजुअल. तो डार्विन ने बोला द वेरिएशंस occurring due to environmental changes, those changes are gradual. कितने चेंजेस है ये? ग्रेजुअल. और ये ग्रेजुअल चेंजेस डायरेक्शनल होते हैं. ये ग्रेजुअल चेंजेस कैसे होते हैं? डायरेक्शनल. क्योंकि एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. एनवायरनमेंट के अंदर एक डायरेक्शन क्या हुआ कि पानी कम होते जा रहा है, और जब पानी कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएशन आएगा वो भी उसमें पड़ ही रहेगा ना. जब एनवायरनमेंट चेंज, वाटर की कमी हो रही है एनवायरनमेंट में, दिस इज चेंज. तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एडेप्टेशन किसके अकॉर्डिंग, किसके लिए होगा? कम पानी को यूज करके अपने जीवन चलाने को लिए. ये सब. तो जिस डायरेक्शन में एनवायरनमेंट चेंज हुआ उस डायरेक्शन में क्या हुआ है? वेरिएशन. तो ये डायरेक्शन और डायरेक्शन में से हुआ, डायरेक्शन हुआ. लेकिन दूसरी तरफ एक और साइंटिस्ट थे. कौन थे दूसरे साइंटिस्ट? योमोटी भाई. और ये योमोटी वाले से स्टडी किया था प्राइमर से मेरा ब्रिज चला था. अब ये प्राइमर, हाँ लेबार क्या क्या है, लाइट का राइट. लेकिन प्राइमर प्लांट था, उसने क्या बोला कि नहीं भैया, इवोल्यूशन doesn't happen because of variation. आपके वेरिएशन के कारण नहीं होता है. इवोल्यूशन किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज म्यूटेशन. और म्यूटेशन कैसे होता है? वेरी रैंडमली, कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है. कल को सब लोगों ने सुना है, कल रात को मैडम क्यूरी का पता था. मैडम क्यूरी, तो यू नो मैडम क्यूरी डाइड इन 1934 समथिंग. और ये जो कब्र थे, है ना, वो कब्र को और उसके हस्बैंड की कब्र को, दोनों की कब्र को लीड की कवरिंग से इनको कोड करके रखा है. और उनके जितने भी सामान है, कपड़े, वॉट एवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वो सबको म्यूजियम बना के रखा है. और म्यूजियम में एंट्री करने से पहले आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन डेथ आफ्टर गोइंग टू द म्यूजियम. व्हाई? बिकॉज मैडम क्यूरी और लाइफ शी वाज वर्किंग ऑन radioactive substance, and she died because of radioactive substance.
तो पूरा जिंदगी में उनका इतना एक्सपोजर में रेडियो सब्सटेंस का, तो उनको पता था कि रेडिएशन जो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कर देती है। तो बाद में बहुत एप्लिसिटी है तो कुछ बीमारी हो जाता है, ब्लड प्रॉब्लम होता है कुछ तो ऐसा, बाद में तो वो हो जाती है, हस्बैंड तो पहले निकल जाते हैं, बाद में ही हो जाता है। तो दोनों की जो खबर है उसको लीड से कवर किया है ताकि उनकी बॉडी से जो भी रेडिएशन निकल रहे हैं वो रेडिएशन किसी और को परेशान नहीं करे, और उनके सारे सामान को बहुत बहुत बड़ी तरीके से रखा है। तो इसलिए आप साइन करवाते हैं फॉर्म के अंदर जितना भी सामान है वो सब रेडिएक्टिव है। So if you go and you get some problem because of it, the museum is not going to be responsible for that. तो अभी, हाँ, तो मैं बताओ, तो वहां पे आप किसी सपोज टुडे यू गो समवेयर एंड यू कम इमीडिएटली इन कांटेक्ट ऑफ सम रेडिएटिव सब्सटेंस, तो इमीडिएटली एक दो दिन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा बॉडी के अंदर, सिम्टम दिखाई देंगे दिखाई देंगे, अरे सिम्टम दिखाई देंगे दिखाई देंगे सिम्टम, जैसे अगर बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया एक्सपोजर में यू केम इन कांटेक्ट विद अ पर्सन हु वाज ऑलरेडी हैविंग सम वायरस प्रॉब्लम, वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, तो आपको भी क्या आ जाएगा सर, वायरस का इन्फेक्शन, भले एक दो दिन लगेंगे बट यू विल बी सीन, but here in variations they come after generations, वेरिएशंस कब आते हैं, आफ्टर जनरेशन और जनरेशन वेरिएशंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो विद इन एक ही जनरेशन आपको दिखाई देगा, जैसे अब एक्सपोजर हुए म्यूटेजेंस के, म्यूटेजेंस मींस the agents which are causing mutation, the moment you come in contact with mutagens they cause you what, mutation. So mutation is not a very gradual process, mutation is very random process. तो मैं रिपोर्ट की वजह से बोला प्राइम और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके कि जब मैंने प्राइम और उसके अंदर म्यूटेशन लाया तो म्यूटेशन की इमीडिएटली इन द प्लांट्स, मुझे अलग आने वाली जनरेशन के लिए वेट करना नहीं पड़ा रिजल्ट के लिए, और जब ये रैंडम प्रोसेस होगी तो मुझे पता नहीं कौन सा चेंज आएगा, प्लांट के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, तो वो प्लांट के अंदर चेंज कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रोसेस डायरेक्शन कैसा हो गया, क्या वाटर गिरा क्या गिरा, so Heidelberg's plants, what was the experiment, said that the cause of evolution is mutation. Mutation is a single large step, random change, which is called as sortation. Which is called as what? Sortation. एकदम अचानक से आज कुछ और कल कुछ नया बहुत अचानक से बन गया, और इसके कारण जो चेंजेस आएंगे वो डायरेक्शन लेस रहेंगे, दैट इवोल्यूशन विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट विल बी डायरेक्शन। सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आपको क्या लग रहा है कौन से बोल रहे हैं डार्विन की यूनिवर्सिटी, व्हाट डू यू फील, कौन से होगा, इवोल्यूशन किससे कारण होता है, इवोल्यूशन वेरिएशन के कारण होता है कि म्यूटेशन के कारण होता है, कितने लोग बोल रहे हैं म्यूटेशन सर, हमें जब इसे म्यूटेशन के कारण होता है सर, वेरिएशन के कारण नहीं, म्यूटेशन वाले कौन कौन है, म्यूटेशन वाले वही तो, बस, और वेरिएशन वाले, वेरिएशन वाले एक, बाकी लोग दोनों कैसे, how both how both, so now that is this you will understand it, क्या लिखा है आखिर क्या लिखा है, now what is the cause you will understand in next topic, ऐसा लिखा है ना, नहीं क्या लिखा है, ऐसे मैंने कहीं लिखी है, you will understand this in next topic of the chapter, हाँ क्या लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है ना, हाँ, अरे पढ़ो मैं जोर से पढ़ो, तुम लोग पढ़ते भी नहीं, हाँ, हाँ, तो पॉपुलर जेनेटिक्स हिस्ट्री और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्डवेयर पर देख ले, सर मैं यहाँ पर पिक्चर क्लियर क्या है चैप्टर के अंदर, हमने चैप्टर चालू किया था फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, लाइफ कैसे आया, अब लाइफ आया तो लाइफ के अंदर धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन होता गया, तो इवोल्यूशन हुआ ही क्या है पहले उसको प्रूव दे दो भैया, मैं तो शक ही नहीं है कि इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, पहले तो हुआ नहीं है, तो गप्पाबाजी है, आई कैन गिव 100 and better proofs
that evolution has not occurred. I can give you a whole 2 days seminar on this. That evolution has not occurred. Whatever inside says ना, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है. वो पैलेटोलॉजिकल एविडेंसेस से लेके आपका एंडोलॉजिकल एविडेंसेस से लेके मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमी जितना सब पूरा इंसान है वो सब झूठ है. वो सब मन की बनाई हुई सब कहानियां हैं. इट इज जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन. एंडोलॉजी को देखा है. जैसे एक बड़ी पिक्चर होती है ना, वो बड़ी पिक्चर एक छोटा सा कोई हिस्सा दिखाएगा, बड़ी सी मिनट में दिखाएगी. बट द रियल पिक्चर इज समथिंग एल्स, समथिंग. So it is all useless to study evolution. Right? No problem. तो हम लोग कहा थे we studied earlier कि इवोल्यूशन पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, धरती पे जीवन आ गया. अभी जीवन आया तो जीवन के आने के बाद कैसे धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. तो पहले एविडेंसेस दिए, वही कॉमन एविडेंसेस है. उसका हमको समझाया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इवोल्यूशन के थ्रू कि बैक्टीरिया कैन शो वेरी फास्ट इवोल्यूशन बिकॉज देयर वेरी लेस लाइफ स्पैन. इसका लाइफ स्पैन ज्यादा, उसमें इवोल्यूशन बहुत कम होगा. अब वो जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है उसमें इवोल्यूशन कैसे समझ सकते हैं हम? तो उसको बता रहे हैं कि फिटनेस से कारण होता है. जो फिट रहेगा नेचर को सिलेक्ट करेगा. लेकिन फिटनेस कैसा है? इनहेरिटेड. तो क्यों इनहेरिटेड है? राविन ने पूरा कंसेप्ट बताया कि पॉपुलेशन है भैया, उसमें मेंबर बहुत सारे हैं, सबका वैरायटी अलग अलग है. कुछ इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. कॉम्पिटिशन न्यू आ गया और धीरे धीरे करते एक नया सीरीज बन गया. लेकिन वो इनहेरिटेंस के अंदर वेरिएशन कैसे आए? डार्विन का एक अपना मत है और इवोल्यूशन का एक अपना मत. नाउ द रियल पिक्चर, हाउ डज इवोल्यूशन happens? So Hardy Wentworth. चलिए, तो हार्डी वेंटवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने दे सेड कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता कर सकते हैं? कोई पैरामीटर तो नहीं, देयर शुड बी सम पैरामीटर टू चेक whether you are able to, whether population is showing evolution or not. है. पर्पस क्या हार्डी प्रिंसिपल का? व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल? इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं चेक करने का तरीका ही है. एक पॉपुलेशन में कुत्तों का, वो कुत्ते के पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, किस तरह चलेगा? तो यू हैव टू अप्लाई व्हाट प्रिंसिपल? हार्डी प्रिंसिपल. तो ये क्या है प्रिंसिपल? बहुत आगे समझे. तो बोल रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं. पॉपुलेशन मीन्स ओनली वन इंडिविजुअल्स. और लोगों ने पढ़ा है जब दो पॉपुलेशन मिलते हैं तो क्या बन जाता है? कम्युनिटी. मुझे ध्यान से समझिए, दो पॉपुलेशन होता है तो क्या बनता है? कम्युनिटी. जब कम्युनिटी मिलती है तो इकोसिस्टम. इकोसिस्टम बनते हैं तो लैंडस्केप. लैंडस्केप बनते हैं तो लैंडस्केप बनते हैं तो बायोम से पक्का. अच्छा, बायोम्स. बायोम्स मिलते हैं तो बायोस्फीयर. तो अभी पॉपुलेशन में केवल एक ही स्पीशीज की बात हो रही है. इसका मतलब केवल एक स्पीशीज. तो देयर इज वन स्पीशीज इन द पॉपुलेशन. और उस स्पीशीज के अंदर बहुत सारे क्या अलग अलग जीन्स है ना. ह्यूमंस के लिए जीन्स है कि नहीं जीन्स है? हमने पढ़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कितने जीन्स है हमारे पास? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा ना. ये वो बेस से बेटा. जीन्स कितने थे? 30,000 की सर जीन्स है ना. हाउ मेनी जीन्स वी हैड? 30,000 जीन्स अप्रोक्सीमेटली. और ये 30,000 जीन्स के हमारे पास एलिमेंट्स हैं. some elements are dominant whereas some elements are recessive. these are genes है और ये genes के हमारे पास elements है. some elements are dominant, some elements are recessive. so sum total of all genes, sum total of all genes, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी सब जीन्स है उन सबको मिला के हम बोलते हैं जीन पूल. क्या बोलते हैं दोस्तों? पूल. वन पूल है ना. स्विमिंग पूल. तो वैसे यहाँ पे क्या है? जीन पूल. जीन का पूल. स्विमिंग पूल के अंदर पानी पानी होता है, जीन पूल के अंदर क्या है? सिर्फ जीन. तो कितने जीन्स है? सारे जीन. किसके जीन है ये? एक पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन के सारे के जीन्स को मिला दिया तो क्या बन गया आपने? जीन पूल. अभी इस जीन पूल के अंदर ध्यान से समझना बच्चा,
इस जीन पूल के अंदर हर एक जीन का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। जीन पूल के अंदर हर एक जीन का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर जीन है फॉर हाइट, है कि नहीं? तो हाइट का सपोज जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी। जीन है कौन सा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। डेंसिटी बोल रही है कि कैपिटल टी का सपोज फ्रीक्वेंसी है, हाँ, सपोज 0.4, कितना फ्रीक्वेंसी है? 0.4। और स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी है सपोज 0.6। अभी के समय ना, अभी जो हमारा पॉपुलेशन है उसके अंदर कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी दिया आपको 0.6 और 0.4 जो भी दिया है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा सेम रहेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी जीन्स का है, एल्स का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? हमेशा सेम, ये चेंज होता नहीं है। समझ सभी को? आप बोले 2011 में आप बैठो कि 2050 में बैठे तो ये फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा दोनों का? सेम। मतलब आज पॉपुलेशन जितने मेंबर्स के पास कैपिटल टी जीन है, दैट परसेंटेज विल रिमेन सेम इवन आफ्टर 100 years और इवन आफ्टर 200 years। इसको बोलते हैं हार्ट रिदम इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम समझते हैं आपको? इक्विलिब्रियम, नेट चेंज इज इक्वल टू जीरो। अल्टीमेटली चेंज है वो क्या पूरा? जीरो होगा। कुछ कैपिटलिटी वाले आएंगे, कुछ कैपिटलिटी वाले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली कैपिटलिटी वाले कितने रहेंगे? 0.4%। इतना रहेगा ही रहेगा। समझ में? तो पहला पॉइंट, ये प्रिंसिपल आपको बताना है कि पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कैसे पता कर रहे हैं? तो उसके पहले आपको पता है एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज की बात होती है। उस स्पीशीज के जितने भी सारे जीन्स है, उन सारे जीन्स का सम क्या कहलाता है? जीन पूल। उस जीन पूल के अंदर हर एक जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? फिक्स। दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी जीन इज नॉट चेंजिंग, दैट फ्रीक्वेंसी इज फिक्स, कंप्लीटली फिक्स, इट डजंट चेंज। एग्जांपल दिया मैंने आपको। लेकिन हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि sum total of all the genes always remains constant। बोल सकते हैं सारे जितने जीन्स है उन सबका सम टोटल क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। ओके, सबका फ्रीक्वेंसी सेम है तो सबका टोटल 100% आएगा ही आएगा, है ना? तो एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर हम एक पॉपुलेशन में पी को रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट एलिल से, पी इज रिप्रेजेंटिंग एक पॉपुलेशन में कौन सा एलिल? डोमिनेंट एलिल। और क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है जीन पूल के कौन से एलिल्स को? रेसेसिव एलिल। पी जीन पूल के कौन से एलिल को रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमिनेंट। और क्यों इसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसेसिव। तो सारे के सारे डोमिनेंट एलिल और सारे के सारे रेसेसिव एलिल, इन सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपको? क्या मिलेगा आपको? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? आर्टिफिशियल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है किसी को? किसी समझ में आ रहा है? अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? और इसे तो समझ में आ रहा है ना? अभी एनसीईआरटी बोल रही है कि अभी हमारे पास पॉपुलेशन में क्या ऐसी कंडीशन होती है कि लोगों के पास केवल डोमिनेंट एन है, केवल रिसेसिव एन है। तो ऐसा भी तो होता है कि एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। तो वी हैव होमोजाइगस कंडीशन, वी हैव, ऐसा नो, होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट, होमोजाइगस फॉर रिसेसिव, एंड वी हैव हेटेरोजाइगस। तो ठीक है, आपने ये पी और क्यू बता के डोमिनेंट एन के रिसेसिव एन की होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्लेन कर दिया, बट आई वुड एक्सप्रेस हेटेरोजाइगस कंडीशंस। तो मैंने बोल दिया उसके लिए हम क्या करेंगे? पी प्लस क्यू का क्या कर दो? होल स्क्वायर। ये भी क्या आएगा आपका? वही आएगा। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करो, कितना आएगा? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे पी स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल्स विद, एक पॉपुलेशन के ऐसे लोग जिनका जीनोटाइप क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq कौन सा जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रोजाइगस। जीन पूल के ऐसे लोग जो कि हेट्रोजाइगस है। और क्यू स्क्वायर ऐसे लोग हैं जो कि होमोजाइगस है लेकिन दे आर रेसेसिव। समझ गए सभी को? तो पहले हमने बताया पी इज फॉर डोमिनेंट एलिल, क्यू इज फॉर रिसेसिव एलिल, इन दोनों का सम टोटल हमेशा 1 रहेगा।
लेकिन हेटेरोजाइगस की बात कैसे आएगी, तो मैंने स्क्वायर को बता दिया, पी स्क्वायर फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट, 2p की पावर हेटेरोजाइगस, एंड q स्क्वायर फॉर होमोजाइगस रिसेसिव। है ना सर बिल्कुल। अभी एनसीईआरटी बोल रही है कि ये हार्ड के अंदर इक्विलिब्रियम चेंज होता है। क्या इक्विलिब्रियम चेंज होता है किसी पॉपुलेशन के अंदर। जो फिक्स जीन्स की फ्रीक्वेंसी थी, वो फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो चेंज हो जाए, जीन पूल के अंदर जो सम टोटल था वो कांस्टेंट था, अगर वो सम टोटल कांस्टेंट नहीं आए ना, फ्रीक्वेंसी जीन से कैसे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी के चेंजेस आने के कारण उस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन आना शुरू हो जाए। समझ सभी को। पॉपुलेशन से पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी सारे जीन्स का क्या है, फिक्स, सेम है, सेम नहीं है, फिक्स है। अलग अलग जीन्स है, सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सबका फिक्स। लेकिन अगर वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जीन्स का क्या हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन of population, it means the population is undergoing evolution। population में क्या हो रहा है, evolution हो रहा है। समझ में तो बिल्कुल। जीन से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो क्या हो रहा है, evolution। अब एंजाइटी बोल रही है कौन करता है ये फ्रीक्वेंसी को चेंज, तो देयर आर 5 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं जो जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। और 5 फैक्टर में वेरिएशन भी आता है, और 5 फैक्टर में म्यूटेशन भी आता है। कौन आता है, वेरिएशन भी और म्यूटेशन भी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था इससे पहले, म्यूटेशन कॉज कर रहा है कि वेरिएशन कॉज है, क्वेश्चन था ना हमारा। तो बोथ आर कॉजिंग, व्हाई, बिकॉज बोथ द फैक्टर्स आर चेंजिंग व्हाट, हार्डली बाय इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। क्या चेंज कर रहा है हमारे दोनों फैक्टर्स, उनका एक में क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। रोटेशन भी चेंज कर रहा है इक्विलिब्रियम को, और वेरिएशन भी चेंज। तो जो भी फैक्टर हमारी हार्डली बाय इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा, वो फैक्टर किसे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर मैं सभी को, देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी को। पहला पॉइंट, सम टोटल of all genes remain same in a population। एक पॉपुलेशन में जितने भी सारे जीन्स हैं, उनका सम टोटल सेम रहता है। तो इसका मतलब है वो पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। इवोल्यूशन हो रहा है क्या उसमें, नहीं, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट, इफ, दूसरा नंबर हार्ट वेव प्रिंसिपल होता है। तो हार्ट वेव प्रिंसिपल मीन्स frequency of all alleles remains fixed in gene pool। जीन पूल के अंदर हर एक जो जीन की फ्रीक्वेंसी वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। इफ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, if equilibrium is disturbed, then frequency of genes or alleles changes, then frequency of genes and alleles changes in gene, and the frequency change हो जाएगी। तो to the degree the degree frequencies are changed, to that degree population is undergoing evolution। तो जितना ज्यादा चेंज होगा, डेविएशन आएगा,
इक्विलिब्रियम से उतनी मात्रा में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन में। ये नजर में सभी को, जितनी मात्रा में हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, कांस्टेंट अभी नहीं रहा, चेंजेस आ रहे हैं जीन्स की पोल पे, उतनी मात्रा में हमारी पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है ना इधर सभी को, क्या बोला जा रहा था। आगे बढ़े जाओ मैं। तो अभी हाउ मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो जो फैक्टर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, वो फैक्टर इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, है कि नहीं। ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इवोल्यूशन, change in frequency is directly proportional to what, इवोल्यूशन ना। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या होता रहेगा, इवोल्यूशन। तो जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है वो इवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो म्यूटेशन changing the frequency, yes, variations are changing the frequency, yes, so both of them are responsible for evolution। सर मैं सभी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन के लिए। तो लिखिए अभी कितने फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स। तो अभी कौन कौन से 5 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है हमारा जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन वेरिएशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। सॉरी जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन, हाँ, जीन माइग्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाँ, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन। तो रिकॉम्बिनेशन इज सिनोनिम फॉर वेरिएशन। रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या बच्चों, वेरिएशन। 5 फैक्टर, कौन कौन से 5 फैक्टर है, सबका आंसर है 5 फैक्टर। पहला है जीन माइग्रेशन, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। 5 फैक्टर फिर से हम लोग बोलते हैं, कौन सा पहला फैक्टर, जीन माइग्रेशन, दूसरा फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, म्यूटेशन भी आंसर है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन मतलब के, चौथा क्या है म्यूटेशन, और पांचवा क्या है नेचुरल सिलेक्शन। अब ये पांचों फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को, वो लोग देखते हैं। और दिस 5 फैक्टर्स अफेक्ट द जीन फ्रीक्वेंसी। तो 5 फैक्टर्स responsible for changing equilibrium and ultimately for evolution. They are responsible for evolution. तो पहला फैक्टर जीन माइग्रेशन, बहुत आसान नहीं है। तो क्या है जीन माइग्रेशन, कि सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है ए, पॉपुलेशन ए, अभी पॉपुलेशन ए के कुछ मेंबर्स एक दूसरी जगह चले जाए, एंड सम सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पॉपुलेशन है, और ए पॉपुलेशन का ऐसे सेक्शन के लोग जो कि सब के सब ब्लैक इन कलर है, सपोज काले लोगों को बोल दिया जाए अरे बाबा से भारत में से कोई काला नहीं है, सबके सब गोरे लोग, रेसिज्म, तो सारे काले लोगों को हटा दिया, उन्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन यहाँ पे नहीं रहने को दियो। यहाँ गोरे लोगों को बोल दिया तुम भाग के नहीं, गोरे लोग तो नहीं ब्रिटिश टाइम बात है, तो जिसको भगा दिया। तो दैट सेक्शन ऑफ पीपल गोज फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। तो वो जो जीन्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वो जीन्स यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस हो गया।
the genes which migrated, genes which migrated, जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, genes which migrated, they were lost in original population. जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वहां पे क्या हो गए, वो लॉस्ट हो गए ना, दे वर लॉस्ट इन ओरिजिनल पॉपुलेशन, वहां से वो निकल गए पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, और न्यू जीन एडेड टू न्यू पॉपुलेशन, और नई पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 10 बच्चों को उठा के किसी और क्लास में भेज दिया जाए, तो यहाँ की संख्या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वहां की वाली की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब एक कैरेक्टरिस्टिक के लोग, जैसे ब्लैक कलर के लोग, तो ब्लैक कलर का जो जीन था उस अभी लोगों के अंदर है वो, ऐसा नहीं कि बाकी पॉपुलेशन में अंदर वो जीन नहीं है ब्लैक कलर का, लेकिन एक्सप्रेस हुआ है क्या, नहीं। अभी जब ब्लैक वाले सारे के सारे वहां चले गए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्लैक कलर के जीन को एक्सप्रेस करने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब ऐसा मल्टीपल जनरेशन का होगा, जैसा कि says this, when it happens for multiple, जब जब यहाँ कोई काला पैदा होगा तो क्या बोलेंगे, तुम्हारी यहाँ पे जगह नहीं है, तो वो खाना पड़ेगा वहां। तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे वो काला पैदा हुआ क्या, नहीं, यहाँ से वो काला, मतलब जीन जो है ब्लैक कलर का स्किन का जीन, वो जीन का हो जाएगा गायब। तो वो जीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई, अरे जीन की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई, हाँ। और यहाँ जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, तो दोनों ही पॉपुलेशन में क्या हो रहा है अभी देखिए, इवोल्यूशन, दिस पॉपुलेशन ऑल्सो शोइंग इवोल्यूशन, दिस पॉपुलेशन ऑल्सो showing, means the population has stopped producing black. So when migration of genes, नोट आपको लिखना है, gene migration causes change only when occur for multiple successive generation. मल्टीपल सक्सेसिव जनरेशन मतलब कंटिन्यूसली होना चाहिए वो, ऐसा नहीं एक बार आपने वापस भेज दिया तो फिर से पैदा हो जाएंगे खाने वाले लोग, तो फिर से फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नहीं, अब क्या करना पड़ेगा ऐसा, मल्टीपल टाइम्स हर जनरेशन में ऐसा करना पड़ेगा। तो जब बहुत जनरेशन आप ऐसा करोगे तो एक समय ऐसा है कि वो जीन का ऐसा ब्लैक हो जाएगा वो कॉम्बिनेशन, समझ में सभी को। तो दिस हाउ जीन माइग्रेशन अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट इज योर जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला क्या बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो देखिए ड्रिफ्ट समझते हैं आप लोग, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट इज कॉल्ड फॉर समथिंग व्हिच इज सडनली चेंजेस, है ना, जो एकदम सडन चेंज होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, सब जिस लोग एक जगह है वहां पे बीटल्स रहते, बीटल्स, बीटल्स समझते हैं आप लोग, बीटल्स, कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े हैं ना। तो कीड़े हैं यहाँ कोई चींटियां हैं, तो काली चींटी में लाल चींटी भी, दोनों तरह की चींटी है, और काली लाल चींटी अचानक से वहां से गाड़ी जाती है, या कोई आदमी हाथी पैरों के चलाता है, तो वहां पे बहुत सारी काली चींटी मर गई और लाल चींटी भी मर गई। अब अचानक से ऐसा हुआ कि काली चींटी बहुत ज्यादा मर गई, लेकिन लाल चींटी थोड़ी सी कमी में। तो और बताइए पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे चेंज आया है कि नहीं आया है, पहले जो फ्रीक्वेंसी था काली चींटियों का वो क्या हो गया, हाँ, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी था का वो क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना। पहले उतना तो कम उनका ज्यादा, लेकिन अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया। लेकिन चेंज आया है, ये ग्रेजुअल चेंज है कि सडन चेंज है, जीन में एडिशन में चेंज, क्योंकि मल्टीपल सबसे जनरेशन से काम हो रहा है, तो ये कैसा चलेगा, ग्रेजुअली की सडन है, ग्रेजुअल। लेकिन जेनेटिक सिंथेसिस इज अ सडन चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, फिर चेंज हो रही है। तो दैट सडन चेंज कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या तो वो डिसीज से क्या होता है, या कि बहुत सारे डिसीज हुए और पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग अचानक से मर गए,
या तो किसी सुनामी आके सबको बहा के लेके चलेगी, some external cause, and that cause is very random cause, कोई प्लांट कॉज नहीं है उसके पीछे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑफ टू टाइप्स, ज्यादा सुनता है। जेनेटिक कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक उसमें बॉटल नेक इफेक्ट, और दूसरा होता है फाउंटेन इफेक्ट। तो नेक्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन्स के अंदर सडन चेंज आना, सडन चेंज causes change, sudden change in population, sudden change in population causes change in frequency। है ना? जैसे आपको पता है कि एक पोटली के अंदर गोलियां है, जेम्स है, आप उसमें से एक करके जेम्स उठा रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भैया ये पर्टिकुलर जेम्स ही आएंगे? तो फिक्स है क्या उसमें? सडन चेंज अचानक से किसी को, तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस नेचर में सेलेक्ट नहीं किया हमने। वैसे सिलेक्शन में क्या होता है कि वी चूज समबडी हु इज फिट। अभी लाल और काली में से गाड़ी चल के काली वाली बन गई, लाल जिंदा हो गई, इसका मतलब ये था क्या कि काली वाली ज्यादा फिट नहीं थी, लाल वाली ज्यादा फिट थी? ऐसा कुछ था क्या? नहीं। तो ये सिलेक्शन किसके बेसिस पे है? रैंडम बेसिस। इट इज नॉट समथिंग, इसलिए वर्ड क्या इंपॉर्टेंट बोला है यहाँ पे? सडन। सडन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इन दिनों जीन माइग्रेशन ये सडन चेंज नहीं हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? ग्रेजुअल हो रहा है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि इन लोगों को, उन पर्टिकुलर लोगों के हाथों पे जीन नहीं जम रही होगी, तो उनको माइग्रेट कर दिया। जैसे आप लोगों ने इकोलॉजी पढ़ा है कि साइबेरियन क्रेन्स कम फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया, और को राजस्थान में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? कौन से सीजन में आते हैं वो? साइबेरियन क्रेन्स वहां से यहाँ कौन से सीजन में आते हैं? हाँ, विंटर में आते हैं। क्यों? वहां पे साइबेरियन विंटर नहीं है? हाँ, विंटर में आते हैं। मतलब वहां पे ठंडी पड़ती है, यहाँ पे राजस्थान में ठंडी नहीं होती है। माय गॉड। आप में से कितने लोग कभी राजस्थान गए? राजस्थान में पूना का ठंड, आई एम नॉट वियरिंग, मेरी आदमी मैंने स्वेटर को पहना था पिछली बार, जस्ट फॉर शो ऑफ, बट आउट ऑफ feeling cold, I don't remember. Even if I get up 4 o'clock in the morning, I take cold water bath, then go to temple without sweater because I get ठंडी। I was in Ajmer in Jaipur for 2 years। 4 बजे आप उठ के पानी हाथ आने का हाथ कांप जाएगा। एक्सट्रीम कोल्ड राजस्थान है। वेरी वेरी एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम कोल्ड, both are situations are very extreme। Pune is like, my god, no season only, what season? It is not kind of season। The winter just appears like the winter। हरे कृष्ण। हाँ, क्या बोल रहे हैं? विंटर है। सो व्हाई दे कॉल विंटर, आई एम आस्किंग। साइबेरिया कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री? साइबेरिया जीरो पे country है। और अगर ट्रॉपिकल कंट्री हो तो ठीक है, कॉन्टिनेंट है बोल दो। नहीं है। हाँ, सो इन विंटर व्हाई दे कम? अच्छा, और एक्सट्रीम विंटर है इसीलिए। जब उनका विंटर खत्म हो जाए तो वो विंटर का एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। Is it that every place on the earth is having winter now? Is it that? No, we may have winter, but somebody may be having summer। तो जिसको विंटर चाहिए वो समर से कहाँ पे आएगा? विंटर में आएगा ना। Yeah. So in Siberia there is summer, there we have winter। So when we have winter, they come to here. When they have winter, wala summer, they again go back to their winter place because they are adapted to live in tropical oh, temperate condition। They can survive only temperate। जैसा लोगों ने आईपीएल देखा, आईपीएल अच्छा, आईपीएल को कौन खेलने आता है भारत में? सारे दुनिया के क्रिकेटर्स आते हैं ना,
बट दे फील वेरी बैड। आईपीएल कौन सा महीने में होता है? अप्रैल में। And most of the players come from Western countries, and Western countries are tropical countries. They hardly tolerate the summer of India. If you have heard their interviews, they will say, "My God, ये क्या देश है आप लोग का? हमारे देश में इतना गर्मी होता ही नहीं है." So they, every time they stay, so we have our devotees also, foreign devotees. तो बंदे लोग बोलते हैं आप लोग का विंटर हमारे समर से भी ज्यादा खराब है। Means their summer is more colder than our winter. So they don't need any sweater and all. I myself remember we went to GV, Mumbai, over the Eco Village on 7th of December. हमारा महाराष्ट्र पता चला था रात को 10:30 बजे। 10:30 we are having a open पंडाल खेत के अंदर। आसपास कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, पागल में एकदम जंगल थे। हम सब लोग ऐसे कप आ गए। But the person, Radhanan Maharaj, who was speaking, he's 75 years old. And what he was wearing? A simple utri. कॉटन का चादर भी नहीं था, वो पुजारी कौन सी उतरी? मैंने देखा पुजारी को, देखा पुजारी को, तो मैंने पुजारी देखे, मैंने पुजारी ऊपर कपड़ा था, लाइक दैट ही वाज सिटिंग। हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? एंड वी वर 25 ईयर ओल्ड। हम लोग को ठंडी लग रही थी, बट यू आर नॉट फीलिंग कोल्ड। व्हाई? इट्स अमेरिका, वी आर फ्रॉम इंडिया, तो हिज बॉडी इन सच काइंड ऑफ प्रॉपर कंडीशंस। हरे कृष्ण। तो हम लोग कहते हैं हाँ, तो ये माइग्रेशन में वो पर्टिकुलर कंडीशंस अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं जा रहे वो वहीं की वहीं है। लेकिन जहाँ पर थे वहीं पे बुखार आ गया है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आने के कारण दे हैव टू डाई। एंड बिकॉज दे डाई, their frequency diminishes. So there are two types of electric dressing. तो यहाँ पर टाइम ज्यादा। So two types ध्यान सुनना बच्चों। एक बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, बहुत आसान है। और दूसरा होता है फाउंडर्स इफेक्ट। Now what is the meaning of bottleneck effect? So suppose this is a bottle, right? ये बॉटल है, और ये बॉटल के अंदर बहुत सारे अलग अलग जीन्स है ना। ये बॉटल है, ये बॉटल इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन। दिस बॉटल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस बॉटल इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन। अभी सपोज आप एक छोटा सा कंटेनर थे, कटोरी थी, आपने कटोरी, आप कटोरी के अंदर बॉटल को उल्टा किया और सम पीरियड ऑफ टाइम, पूरा खाली नहीं करना आपको, बॉटल को ऐसे थोड़ा सा लेके उल्टा किया। और जब उल्टा किया तो उल्टा करते समय ऐसा कुछ मिला। दिस इज पॉपुलेशन, बट ड्यू टू सम सडन चेंज, बॉर्डर को उल्टा करना इज इक्वल टू व्हाट? सडन चेंज। सडन चेंज है। अब आप इसमें बॉर्डर में देखिए, आपको ज्यादा ज्यादा चेंज कौन से दिखाई दे रहे हैं? एवरी कलर इज रिप्रेजेंटिंग अ चेंज। कौन सा कलर पहले दिखाई दे रहा है? पिंक। सेकंड उसके बाद फिर ब्लू, व्हाइट और ग्रीन आर लिटिल इक्वल, ऐसा। लेकिन जब सडन चेंज आया, जब बॉर्डर को उल्टा किया गया, तो उसमें से निकल के यहाँ पे कंडीशन से उल्टी हो गई है। जब ब्लू वाले क्या हो गए अचानक से ज्यादा, पिंक वाले क्या हो गए थोड़ा कम, ग्रीन वाला व्हाइट वाले क्या हो गए एकदम कम। और देखिए इसका चेंज का फ्रीक्वेंसी और इसका चेंज का फ्रीक्वेंसी सेम ही अलग अलग है। अब इसी कटोरी में से एक नया बॉटल बना जाए, है ना, by using these only the bacteria or this will produce again। तो जब यहाँ एक नया पॉपुलेशन बनेगा, तो इस पॉपुलेशन में ज्यादा संख्या किसकी रहेगी? पूरा बॉर्डर किससे बना जाएगा? ब्लू ब्लू ब्लू। थोड़े बहुत क्या रहेंगे इसमें? पे। थोड़े बहुत क्या रहेंगे इसमें? ग्रीन। और ये तो सारे रहेंगे व्हाइट। तो अब आप देखिए,
ये पहले पॉपुलेशन था, अभी ये पॉपुलेशन है। क्या इनका जीन्स का फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। So this bottleneck effect shows this neck is the problem, क्योंकि इस neck में से सारे चीज एक साथ नहीं जा सकते। तो the neck is like the pipeline which filters the cheese, और फिल्टर के अंदर चीज है आपका एनवायरमेंट के अंदर आने वाला सडन चेंज। तो सडन चेंज में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर चेंज थे, लेकिन कुछ को सडनली सेलेक्ट किया और बाकी सबको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जो बच गए उस सडन चेंज के अंदर, दे वर नॉट फिट। ऐसा नहीं कि वो फिट थे, ब्लू वाले फिट थे, पिंक वाले कम फिट थे, ऐसा कुछ नहीं है। बाय लक, बाय चांस दे सर्वाइव्ड एंड दे बिकेम द मोर प्रोमिनेंट इन द न्यू पॉपुलेशन। एंड दिस इज हाउ द न्यू जीन फ्रीक्वेंसी कम्स, इवोल्यूशन कम्स एंड न्यू स्पीशीज अराइजेस। इट इज कॉल्ड एज बॉटलनेक इफेक्ट। सर मैं सभी को पक्का। चलिए, दूसरा हमारा टाइप है फाउंडर्स इफेक्ट। दूसरा क्या है? फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट इज जीन माइग्रेशन ओनली। फाउंडर्स इफेक्ट है जीन माइग्रेशन। डिवाइडेशन क्या था कि एक पॉपुलेशन का मेंबर एक पॉपुलेशन से उठ के कहाँ चला गया, दूसरी पॉपुलेशन में। लेकिन उसका यहाँ से वहां जाना रैंडमली हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सडनली, है ना, द अर्थक्वेक कम्स। वहां जंगल था, कुछ अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइड हुआ, और लैंडस्लाइड होने के बाद अभी दो जमीन के टुकड़े जैसे हो गए। तो जो ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज की, लेकिन कुछ स्पीशीज उस पार रह गई, मेंबर्स रह गए, और कुछ मेंबर्स स्पीशीज के इस पार रह गए। और इनमें बीच में इतना बड़ा गैप है कि वो इस पार से उस पार नहीं आ पाते। नाउ दे आर नॉट एबल टू क्रॉस। और जो इसमें इंटरमिंगलिंग होना था वो भी इंटरमिंगलिंग नहीं हो रहा है। और जो कि वहां का इन्वायरमेंट चेंज होता गया, यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होता गया, ग्रेजुअली दे बिकेम अ न्यू स्पीशीज एंड दिस बिकेम अ न्यू स्पीशीज। तो ये जो चेंज आए, ये कैसे चेंज आए हैं? रैंडमली आया है ना। तो फाउंडर इफेक्ट क्या बोल रहे हैं कि जब एक स्पीशीज माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरीके से माइग्रेट कर रहा है, इसका रिवर्स आना भी पॉसिबल, मतलब उसकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग भी पॉसिबल नहीं। यहाँ से कुछ मेंबर एक नई पॉपुलेशन में गए और अभी वो पुरानी पॉपुलेशन में जा नहीं पा रहे हैं, तो बताइए क्या उनका यहाँ के रिप्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है? और यहाँ के जो मेंबर्स है उनकी पॉपुलेशन में नहीं है, किसके पॉपुलेशन के, किसी और के पॉपुलेशन। तो वहां पर एक वो पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, और उसका जो नंबर है यहीं पर ही बढ़ता जाएगा केवल, यहीं पर ही वो ग्रो करेगा। और वहां पर अगर वो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करेगा, तो इतना चेंज आ जाएगा उसके अंदर कि भले वो इसी पॉपुलेशन से अभी आया है, लेकिन जब वहां पर जाएगा भी ना तो वहां पर इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएगा। I'll give you another example. Suppose some man, someone is crosses a mountain and goes to the other side of the mountain. वो पहाड़ के उस तरफ चला गया। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो वापस पहाड़ क्रॉस कर जा सके। तो अभी क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो, पहाड़ के उस साइड। और उस साइड अभी और ह्यूमंस नहीं है। So he will survive, 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 he will change inside such a way that even if he will come back to the culture, he will not be able to adapt. Suppose somebody goes to America, lives there for 10, 20 years. He's Indian only. But because he stayed there for a very long period of time, even if he comes back to India, वो इंडिया कल्चर वो एडॉप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको बोलो नहीं कर पाएगा, ये करना कुछ भी करना पड़ेगा, कल्चर उठने दे, तो वो बोले बिठा दी बना दे, चलिए व्हाट नॉनसेंस। Yes or no? Yes. So once irreversible change occurs due to sudden changes, ऐसा चेंज आया है कि अब वो वापस पॉपुलेशन में मिल नहीं सकता। तो इस पॉपुलेशन में लॉस हो गया और इस पॉपुलेशन में वो ऐड हो गया। तो दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज फाउंडर्स पॉपुलेशन। सीईओ मतलब क्या होता है? जो भी होता है। तो सी इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द कंपनी। यस और नो? उसने कंपनी में क्या किया है, शुरू किया है। तो इस पॉपुलेशन ने उसको बनाया, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, फाउंडर्स पॉपुलेशन। फाउंडर्स पॉपुलेशन, दैट इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन। यहाँ से फाउंड होके वो कहीं और गया और वापस आ जाएंगे, और वहां पर रहते रहते एक नया स्पीशीज बनेगा। अब वापस आएगा भी तो वापस से इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। समझ सभी को? दिस ऑल्सो ड्रिफ्ट, अचानक चेंज, ग्रेजुअली नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, सडनली।
नाउ द थर्ड इफेक्ट, कौन सा दिया? थर्ड इफेक्ट रोटेशन ही है। चलिए, तो रोटेशन आप लोगों को पता है, रोटेशन इज रैंडम चेंज इन डीएनए। डीएनए का रैंडम चेंज है, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन surely changes genetic makeup and causes new variants to occur. मैं आपके फेवरेट लाइफ क्रिकेटर पढ़ा रहा हूँ। पता है ठीक है। नहीं क्लास पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हमारा पता है कि अगर टॉपिक खत्म हुआ तो थोड़ा सा होगा, ये तो पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल छोड़ दूंगी पर छोड़ ठीक। हमने कहा दो वर्ष वो चिंता है तो उसको ऑफ हो लगे। हेलो, अमर नमन सर। हाँ, तू बोलता मैं कल से कंटिन्यू करने की। हाँ, चुप रहेगा। हेलो, चलो हाँ, रैंडम चेंजेस इन डीएनए मैक्रोसाइजेस। तो एल्थेरिन आपको एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया बिकमिंग रेजिस्टेंट फॉर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस develop बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो जो बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ गया वो नया बन गया, जिनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है वो नया नहीं बन पाया। तो म्यूटेशन also causes change in frequency, equilibrium and causes evolution. Then is your recombination. Recombination or variation. The recombinations or variations occurs due to crossing over. है ना, variations किसके कारण आते हैं? Crossing over के कारण. So when crossing over occurs, during gamete formation, जब gamete formation के दौरान crossing over होगा, new variants तो पढ़ा है आप लोगों ने, क्रॉसिंग ओवर कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रमोटेड। नेचर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेयर मियोसिस अकर, एंड मियोसिस अकर बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होगा तो नए वेरिएंट्स बनेगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो देयर विल बी नो चांस ऑफ वेरिएंट्स, नो एडेप्टेशंस। लास्ट है नेचुरल 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 सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, बच्चों तीन टाइप्स है। एक है डिसरप्टिव, एक है डायरेक्शनल और दूसरा है बैलेंस। नहीं, बैलेंस का नाम क्या है? स्टेबल। फिफ्थ इज योर नेचुरल सिलेक्शन। तो स्टेबल नेचुरल सिलेक्शन, तो देखिए हमेशा किसी भी कंडीशन में, जैसे हम लोगों ने देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना लोग? व्हाट वाज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? व्हेन वन जीन, वन मल्टीपल जीन्स आर कोडिंग फॉर सिंगल कैरेक्टर,
क्या एग्जाम्पल पढ़ा था इसमें? स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। तो उसमें ह्यूमन स्किन कलर में एक था बहुत ब्लैक, एक था बहुत व्हाइट, और बीच में क्या था? मीडियम जो कलर था। अभी तो हमने उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कौन से शेप का आया था? बैल शेप। तो बैल शेप में क्या देखा था हमने कि एक पॉपुलेशन में ज्यादा लोग कौन से कैरेक्टर के होते हैं? मीन वाले, ना कि एवरेज कंडीशन। तो जब नेचर, natural selection means nature is selecting the one who is fit. नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है? जो फिट है। जब नेचर सिलेक्ट करता है मीन वैल्यू वाले फिनोटाइप को, एवरेज फिनोटाइप, एक्सट्रीम वाला नहीं, कौन सा वाला? एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल है ड्यूरिंग डिलीवरी, when the baby is born with very low weight, अगर बच्चे का वजन कैसा बहुत कम है, तो उसके सर्वाइवल होने के चांसेस भी क्या बहुत कम होते हैं। अगर बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है, that also creates problem during delivery, so their chance of survival is also very less. तो ऐसे बच्चे जिनका एवरेज वेट जो है वो जो जिनका बॉडी वेट क्या है, एवरेज है, ऐसे बच्चों का चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो नेचर ने यहाँ पर किनको सेलेक्ट किया है? एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को। तो ये कौन सा नेचर सिलेक्शन है? स्टेबल। So nature selects whom? Individual, individuals with mean value are selected. और सही एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पे, बॉडी वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, और दूसरा है स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। आपको ज्यादातर कलर लोग दिखाई देंगे एवरेज स्किन कलर के, ना कि एक्सट्रीम कंडीशन। तो आपको ग्राफ रखे दिया है, सैटर्डे ने ग्राफ ड्रॉ किया है। Here we have phenotypes and then there is population size, the number of individuals. So what you see, the mean value, mean individual, mean individuals are selected. जैसे देखो, अभी दूसरा एग्जांपल है इसका, दूसरा कंडीशन, सेकंड वेराइटी इज योर डायरेक्शनल। तो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियल मैनेरिज्म में, वहां पे क्या हो रहा था, दो तरह के मॉथ थे हमारे पास, एक था व्हाइट और दूसरा था ब्लैक। तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इंडस्ट्रीज के आने के पहले कौन सिलेक्ट करा था नेचर? व्हाइट वाला सिलेक्टेड। लेकिन जब इंडस्ट्री आया तो कौन सिलेक्ट करा था? ब्लैक वाला। तो यहाँ पे एक्सट्रीम कर दो कि जो ग्रे, मतलब ग्रे कंडीशन है नहीं, हमारे पास दो कंडीशन है, उसमें से एक पर्टिकुलर फिनोटाइप इज सिलेक्टेड, दूसरा में हमने यहाँ पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन ओनली वी आर वर्किंग, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्शनल। वन एक्सट्रीम, सपोज पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ ब्लैक वालों को चूज किया जा रहा है, न ग्रे न व्हाइट, ओनली ब्लैक और ओनली व्हाइट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्शनल। Individuals with individuals with one extreme phenotype. There will one extreme phenotype or selective. That is called as directional. तो वो ग्राफ में इस तरीके से दिखाई देगा, मूविंग टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर phenotype। और लास्ट है आपका डिसरप्टिव। लास्ट क्या है? डिसरप्टिव। अब डिसरप्टिव क्या है?
कि भैया आपने दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस को चूज कर लिया, और जब दोनों एक्सट्रीम कंडीशन चूज कर ली है तो स्टडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए क्या बोला कि उसको डिस्ट्रप्टिव। ना कैसे प्रॉब्लम आएगी? तो हमने देखा था कि कभी भी पॉपुलेशन में एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स की जनसंख्या कम हो जाएगी, ज्यादा हो। एक्सट्रीम कंडीशंस के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कम है कि ज्यादा है? कम है। तो अगर नेचर में अचानक से उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में है, तो पॉपुलेशन का साइज और जो भी एवरेज वाले सबको हटा दिया गया, डिस्टर्ब कर दिया गया। सिलेक्ट किसको किया गया? सिर्फ एक्सट्रीम वालों को, बाकी जो पीछे सबको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा, तरह से कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। There will be lot of disruption in the population size, and this kind of acceleration is called as what? Disruptive. When the extreme conditions are selected. So both extreme phenotype individuals are selected. दोनों extreme condition. So then there is a problem. तो ये तीनों के तीनों कंडीशन में जीन्स का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। आप मीन वालों को कंसिडर करोगे तो एक्सट्रीम वाले गायब हो गए, तो मीन वालों का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? बढ़ेगा। तो भी इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ गया। आपने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले को ही चूज किया तो बाकी जो थे उनका भी फ्रीक्वेंसी कम हो गया, एक का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो भी चेंज आ जाएगा। तीसरे में दोनों स्ट्रीम यूज किए, तो कोई भी ऐसा सिलेक्शन हो अल्टीमेटली देयर बी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, एक लेवल पर डिस्टर्ब एंड इट विल लीड टू इवोल्यूशन। Yes, Rico. So all the five factors are responsible for evolution: gene migration, genetic drift, recombination, mutation, and natural selection. Hare Krishna.